तो भी ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत आदरणीय प्रेम प्रकाश जी का। धन्यवाद धन्यवाद। जी। और आज जो आप विषय ले रहे हैं बिल्कुल हम लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमने कभी सोचा नहीं जिस प्रकार से आप बताने वाले हैं। प्राणायाम हम विज्ञान के माध्यम से कैसे इसको जोड़ा जाता है, तो आप उस विषय पे आप बताएंगे। तो आपका विशेष स्वागत, सभी साधकों का स्वागत। आदरणीय अलका दीदी को प्रणाम, आपको प्रणाम। और आगे आपका परिचय अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो कराएंगे। वैसे तो आपको सब जानते हैं, हमारी कक्षा में बहुत बार आपका आना हुआ और हम शॉर्ट में कर दीजिए सर परिचय। बहुत बहुत स्वागत। कर्नल सर माइक बंद कर लें अपना। जी, अनिल जी आपका परिचय कराएंगे। जी डॉक्टर साहब और अलका जी को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम अनिल जी, प्रणाम। जी 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 जी। हम लोग इस कक्षा को भी और हमें भी व्यक्तिगत रूप से निकटता से आपको देखने, समझने और आपकी कार्य पद्धति को देखने का अवसर मिला। एक औपचारिक जो परिचय है मैं वो करा देता हूँ, जिससे कि लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो नए लोग हैं उनके ध्यान में नहीं होता। प्रेम प्रकाश जी सीईओ है इन्वेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के, जो कि एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही आप सीनियर योगा थेरेपिस्ट हैं व्यास योगा स्कूल सिंगापुर में। और वर्ष 2000 से 2010 से आप इस योग से जुड़े हैं, और आईटी प्रोफेशनल आप लगभग पिछले 50 वर्ष से। आपने बहुत सारे कार्यक्रम, साइंस ऑफ वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस, माइंड वेलनेस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, होलिस्टिक योगा एंड साइंस ऑफ प्राणायाम, डेंटल केयर एंड आई केयर, देखकर लग रहा है कि डॉक्टर साहब की हमें और ज्यादा जरूरत है। और भी कई कार्यक्रमों में हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो साधक हैं वो सब उस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। आप ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। साथ ही आपने एमए, एमबीए, पीटी भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। क्वालिफाइड कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। तो आज का जो विषय है, मुझे इनका एक परिचय में दो बातें विशेष रूप से बतानी है। कि जो हमारे, जब हम लोग योग के बारे में या प्राणायाम के बारे में जब भी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या ये प्रूव्ड है, क्या ये साइंटिफिक है, क्या ये कुछ लोगों के मन का मतलब ये है कि अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, क्या इसका सीधा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज जो एक विषय है कि प्राणायाम और विज्ञान, प्राणायाम एक विज्ञान है। तो प्राणायाम एक विज्ञान है, मतलब प्राणायाम के माध्यम से हम बहुत सारे रोग, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उनको ठीक कर सकते हैं, और आप कैसे समग्र रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, एक विषय। तो हमारे में से बहुत सारे लोग करते तो हैं, परंतु एज ए साइंस ये क्या है इस विषय में नहीं उनको ज्यादा जानकारी। ऐसे ही एक डायबिटिक डिसऑर्डर के लिए आपका डायबिटिक एक्शन ग्रुप है, वो मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जिसमें 40 लोग हैं। अब ये लिखते हैं कि उसमें से 20 साधकों को उन्होंने पिल फ्री यानी कि गोली मुक्त कर दिया है। अब उनको गोली लेने की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं कि डायबिटीज प्राणायाम से ठीक हो जाती है, परंतु डॉक्टर साहब ने उसको सीधा सशक्त प्रमाण दिया है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों से योग के प्रचार प्रसार में और भी बहुत ज्यादा जो है मदद मिलेगी। और डॉक्टर साहब और अलका जी दोनों ही जो है योग और विज्ञान को जोड़ने के लिए और उसके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, और हम सब लोग आपको सुन रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। तो जैसे अनिल जी ने कहा कि योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, जो अष्टांग योग के तीन मतलब तीन प्रमुख विभाग हैं, और इवन यम एंड नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो उसका उससे साइंटिफिकली कैसे हम देख सकते हैं। तो इस विषय को लेते हुए मेरे मन में प्रश्न था, क्योंकि साइंस की बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो इसलिए आज का जो विषय है वो प्राणायाम के बारे में है, कि साइंस बिहाइंड प्राणायाम। तो उसी से शुरू करेंगे। और मैं स्लाइड्स के माध्यम से कुछ पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि अगर डिस्कशन के टाइम में वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर जी। लेट मी मेक द फुल स्क्रीन। तो ये पूरे का कंटेंट तो ये है, देखते हैं इसमें से कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि समय की हमारे सीमा है। तो आज देखते हैं कितना कवर पाते हैं। पहले रेस्पिरेशन, 3 लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एंड फिर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं। मेरे को एक मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में ये जो रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज से कंपैरिजन, एंड देन वी विल कम टू द सब्सिक्वेंट चैप्टर विच इज बियॉन्ड रेस्पिरेशन। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो ब्रीदिंग क्या है? सांस का आना जाना। ये पहले के जो वर्कशॉप्स हैं उनमें साधकों के द्वारा ये लिखे हुए हैं। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स। वैसे एक साधारण क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कितना लगता है कि हम जैसे भोजन लेते हैं, तो कितना भोजन लेते हैं एक दिन के अंदर? 1 से 2 किलो भोजन लेते हैं। और पानी 2 से 3 लीटर। तो व्हाट डू यू, आप ये क्या मानते हैं कि हम जो है वायु लेते हैं वो कितनी लेते हैं बाय वेट एवरी डे? अगर जितनी भी हम इनहेल एक्सेल करते हैं वायु को, वो बताएंगे कोई? कुछ अंदाजा बताइए, कोई सर एक दो आठ लोग दस लीटर हैं। 8 से 10 लीटर। 8 से 10 लीटर। और कोई गैस करेंगे? हम जो वायु हर दिन प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं, वो 15 किलो बाई वेट रफली। और मेरे ख्याल से वो 1,000 लीटर से भी ज्यादा है। हर सांस के अंदर हम जो है हाफ ए लीटर लेते हैं, और 15 सांस लेते हैं एक एक मिनट के अंदर। तो 900 सांस लिए तो हाफ ए लीटर लेते हैं हम। ये वायु जो है 1 घंटे के अंदर, मतलब हाफ ए लीटर नहीं, हाफ ए किलो लीटर। तो अगर हम 24 घंटे में लगाएंगे तो हम 12 किलो लीटर वायु लेते हैं, 12,000 लीटर्स। और जिसका मेजर करेंगे तो उसका वेट 15 किलो होगा, 12 से 15 किलो। और ये एक्चुअली हमारे पूरे शरीर को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हमें सांस के माध्यम से मिलती है। सो जो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड प्राणायाम? जब हम क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग एपरेटस है ये सेमी ऑटो मोड में है।
जब हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ब्रीदिंग करते हैं, और जब हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं मतलब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज, देन इट बिकम्स प्राणायाम. So where we have four main component: inhale, then retention, exhale, and then retention. So there are four, component of breathing process. So pranayam is controlled breathing. It's a yoga science technique. Retention of breath, rhythmic breathing, pranayam, pran plus ayam with a pause. And इसकी importance क्या है? It helps to remove stress, make us calm and concentrate. It gives us very good exercise for lungs, improve effectiveness of our lungs, purify the blood, good connection between body and mind, and it tones up digestion, energizes our body and mind, more oxygen, better removal of carbon dioxide, and enhance consciousness. So what all it can do for us is it can correct high blood pressure, better work of brain, improve health of all organs. So in case of जो आप जिन साधकों ने डायबिटीज रिवर्स अपनी की है, उन साधकों को रिकमेंड करते थे कि कम से कम 3 से 5 बार दिन में प्राणायाम करें, और उनका चार्ट बना हुआ था तो उस पर लिखते थे कितनी बार प्राणायाम किया, और 15-15 मिनट का प्राणायाम का जो उनका रूटीन था वो करते थे. एंड इट इज ए कैटलिस्ट फॉर जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे अपनी जो ब्लड वेसल्स को जो है वो बिल्कुल अच्छे तरह से रखता है. So keeps diseases in check, and it actually works a lot in prevention, better sleep, sleep quality, mindfulness, सारी चीजों में contribute करता है. And anxiety and depression भी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. Makes our body more energetic. तो अगर आप मान लीजिए किसी वजह से थोड़ा बहुत भी जैसे लेजी फील कर रहे हैं, आप प्राणायाम करेंगे तो इमीडिएटली यू विल फील एनर्जाइज्ड. सो पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा कर लेते हैं. तो ये इक्वेशन शायद मैंने कभी और किसी संदर्भ में आपको पहले दिखाई होगी. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के हमारे सेल के अंदर एक इंजन लगा हुआ है. वो जो इंजन है वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. मतलब जैसे कार का इंजन होता है, उसके अंदर आप पेट्रोल डालते हो और एयर लेते हो, तो एनर्जी उससे मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उससे बाहर निकलता है. तो ये केमिकल इक्वेशन है. 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen, and then it makes 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecules of water. तो अगर ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर कम होगी तो जो आपका जो ग्लूकोज बर्न करेगा, तो एक तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनाएगा, और दूसरी बात ये होगी उसके अंदर कि आपको एनर्जी बहुत कम मिलेगी. तो ये सब हम सब लोग वैसे फैमिलियर हैं पिक्चर कि हम नाक से ब्रीथ करते हैं और ऐसे करके ये फिर ब्रोंकाई के अंदर आकर के देयर इज ए ब्रोंकाई ट्री इनसाइड आवर लंग्स. तो जो शायद अगले डायग्राम में आपको दिखाई देगा. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स इन आवर लंग्स. मैं और आगे जाऊंगा तो आपको ये दिखाई देगा. सबसे लास्ट में जब ब्रोंकाई के सबसे लास्ट के अंदर इस तरह से एव्यूल्स होते हैं, और ये एव्यूल्स जो आप धमनियां देख रहे हैं, ये जो नीली वाली हैं, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, और ये यहाँ पे एक्सचेंज होती है, गैस एक्सचेंज होती है, और फिर उसके बाद ये प्यूरिफाई होकर के ब्लड जाता है. तो हार्ट से ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और वापस हार्ट के अंदर ही जाता है आपका प्यूरिफाई होकर के ब्लड. लंग्स से प्यूरिफाई होता है,
So this is the second level of respiration. तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेशन जब हम नाक और मुंह के माध्यम से सांस लेते हैं, और सेकंड लेवल ऑफ रेस्पिरेशन हमारे लंग्स के अंदर. एंड थर्ड लेवल ऑफ रेस्पिरेशन इज बेसिकली आवर engine which is there in the every cell, जो ऑक्सीजन लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स. आपने एयर को इनहेल किया, उसके बाद लंग्स में गया तो लंग्स में एक्सचेंज होकर के ब्लड को प्यूरिफाई किया, और उसके बाद फिर ब्लड में जाकर के फिर वो ब्लड के सेल के अंदर पहुंचता है. बॉडी में जितने भी ऑर्गन है हर एक सेल के अंदर पहुंचता है, और हर एक सेल के अंदर वो इंजन काम करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी यूनिट है एटीपी. तो ये एक बिल्कुल लास्ट लेवल पे आप देखेंगे, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन उसके अंदर जानी शुरू हुई और ऑक्सीजन उसके अंदर चली गई. तो हर एक एल्वियोल इस तरह से फंक्शन करता है, और हमारे लंग्स के अंदर 700 मिलियन एल्वुलाइज हैं. 700 मिलियन. तो अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, साइंस के लिए, कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये तो एक लिक्विड है और दूसरी तरफ गैस है, तो गैस टू लिक्विड में एक्सचेंज होगा. गैस इज गोइंग इनटू द लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड से गैस इज कमिंग आउट. So this process of osmosis is very important process. जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये नीला ब्लड आया है, यहाँ पे धीरे 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 ये हो रहा है. तो जो हमारा ब्रीदिंग एपरेटस है, वो ये जो फर्स्ट लेवल का ब्रीदिंग एपरेटस है, वो चार काम करता है. वो कंडीशनिंग ऑफ द एयर बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग, मॉइस्चनिंग एंड क्लीनिंग इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन डेब्रीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन प्रोसेस. तो जब हम नाक से सांस लें और मुंह से सांस लें, तो इसलिए अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो ये पूरे प्रोसेस चारों के चारों होते हैं, और अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये इतने एफिशिएंटली नहीं होते हैं. इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि नाक से सांस लीजिए. तो हमारे जो लंग्स हैं, उनमें दोनों लंग्स बराबर नहीं है. हमारे 5 लॉब्स हैं, और लंग्स का जो वॉल्यूम है रफली 6 लीटर है. तो राइट साइड का लंग जो है उसमें 3 लॉब हैं, और लेफ्ट साइड का लंग है उसके अंदर 2 लॉब है. तो रफली जो है 55% बाई 45 की रेशो है राइट एंड लेफ्ट साइड. जो ब्रोंकाई ट्री है, आपने देखा था कि वो ट्री टाइप होता है, कि मतलब पहले एक मेन ब्रोंकाई आई, फिर उसके बाद सेकंड लेवल की ब्रोंकाई आई, थर्ड लेवल की आई, फोर्थ लेवल की आई, तब तक आप जब लास्ट लेवल तक पहुंचते हैं तो 15 लेवल के बाद फिर एल्वुलाइज आते हैं. लेंथ ऑफ कैपिलरीज इन द लंग्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5000 किलोमीटर्स. तो दिल्ली से सिंगापुर तक का डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो उसके अंदर जो कैपिलरी या जो आपके ब्लड वेसल्स जा रहे हैं वो करीब उतने डिस्टेंस के बराबर है. कैपिलरी डायमीटर एट द लास्ट लेवल इज वेरी वेरी स्मॉल, ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो. 700 मिलियन एल्वुलाइज हैं. और हाउ मेनी ब्रेथ्स वी टेक ऑन एन एवरेज पर मिनट इज 15 ब्रेथ्स. तो 15 ब्रेथ्स का मतलब क्या हुआ? 900 ब्रेथ्स पर आवर. एंड 900 ब्रेथ्स पर आवर का मतलब ईच ब्रेथ में जो नॉर्मल ऑटोमेटिक मोड के अंदर जो ब्रेथ होती है, उसके अंदर 0.5 लीटर ऑफ एयर अंदर बाहर जाती है. तो इसका मतलब 450 लीटर ऑफ लेयर 450 लीटर ऑफ एयर वी आर टेकिंग एवरी आवर. और जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है वो 28 to 30 ग्राम्स पर मोल. मोल का मतलब 22.4 लीटर. तो 1.3 ग्राम्स पर लीटर के करीब उसका वेट होता है, अगर हम उसको तराजू में डाल के देखें. तो 450 लीटर्स पर आवर इज व्हाट वी इनटेक, एंड
जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं सांस, और विच रफली अकाउंट्स फॉर 0.58 kg पर आवर। तो 0.6 kg पर आवर। तो 24 घंटे के अंदर हम 12 से 15 किलो तक एयर लेते हैं। तो साइंटिफिकली आप देख लीजिएगा, आधा लीटर हम लेते हैं इन ईच ब्रेथ, और लंग की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर। तो 6 लीटर के अंदर से जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसके अंदर केवल हाफ लीटर एयर ऊपर नीचे होती है। ये वैसे ही है, ब्रीदिंग ड्राई एयर कैन कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स सच एज एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइट, नोज ब्लीडिंग एटसेट्रा। तो स्पेशली जहाँ पे ड्राई वेदर होता है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होने का चांस। और बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्ट ओवर जैसे सिंगापुर का है तो उसके अंदर फिर आप जो है बॉडी का फ्लूइड, मतलब उसके अंदर फिर थोड़ा मतलब लंग्स के अंदर फ्लूइड होने का वो अंदेशा रह सकता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, जो चूहा है वो 120 ब्रेथ्स पर मिनट ब्रीथ करता है। रैबिट 40 ब्रेथ्स, डॉग, मंकी, दीज एनिमल्स 30 ब्रेथ्स। और थोड़े बड़े एनिमल लाइक शीप एंड हॉर्स 25-20, ह्यूमन बीइंग 15, एलिफेंट 12, स्नेक 8, टॉर्टाइज 6, टर्टल 4। और फिर आप ये देखिए इनका लाइफ स्पैन, जैसे जैसे ब्रीदिंग रेट कम है वैसे वैसे लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो ब्रीदिंग इन नेचर is linked with lifespan also. So slower the breathing, better is the health and better is the lifespan. तो आपको क्या लगता है, जैसे 15 ब्रेथ हम लेते हैं कॉन्शियसली, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो जब आप प्राणायाम करते हैं जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो कितनी ब्रेथ लेते हैं एक मिनट के अंदर? कोई बताना चाहेंगे? जगत जी, पंत जी, कोई बताना चाहेंगे? किसी एक को अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि थोड़ा इंटरेक्शन रहे, अदरवाइज ऐसा लगेगा मोनोटोनस है बिल्कुल। 4 या 5। 4 या 5। तो अगर आप हाँ अनिल जी, बहुत जी अच्छा। जी। लेकिन अगर आप जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो आप कितने सेकंड तक आप कर सकते हैं जैसे अनुलोम विलोम, और उसको रोक सकते हैं? एक अगर आप मान लीजिए ब्रेथ को रोकना चाहें तो कितनी देर तक रोक सकते 2 से 3 मिनट। हैं? 2 से 3 मिनट तक आप ब्रेथ को रोक सकते हैं, मतलब नॉर्मल मैं तो कहूँगा 2 से 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, 30-40 सेकंड तो मेरे ख्याल सभी रोक पाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा है ये। सामान्यतः तो 10 सेकंड से 15 सेकंड लोग जो सामान्य साधक हैं उनकी क्षमता इतनी होती है। हाँ नहीं सर, 30 सेकंड तो अगर आप अभी भी रोकने की कोशिश करेंगे, आप ब्रेथ लीजिए, दोनों नाक बंद कर दीजिएगा, 30 सेकंड तक आप सब सब लोग रोक पाएंगे। नियमित रूप से मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ लगातार। हाँ, लगातार तो हम 15 लेते हैं ना, तो एक पूरी ब्रेथ ही मतलब आप समझिए 4 सेकंड में हो जाती है, जो आपके नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन प्राणायाम के दौरान जो है हम, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसको जो है 1 मिनट के अंदर आप 2 ब्रीदिंग के अंदर कर आराम से कर सकते हैं। तो 15 से हमारा ब्रेथ रेट, जो योगी योगी होते हैं जो रेगुलर प्राणायाम करते हैं, तो उनका जो नॉर्मल ब्रेथ रेट है वो 15 से 12 के करीब, तो उनका ही वैसे ही ड्रॉप हो जाता है, 15, 12, 10 इस तरह से हो जाता है। और अभी आप देखेंगे कि ब्रेथ रेट कम होने से फिर उसके बाद क्या साइंटिफिक इफेक्ट पड़ते हैं। तो अब ये देखिएगा,
तो जो हमारा लंग्स का कंपोजिशन है वो टोटल 6 लीटर लंग की कैपेसिटी है, विच इज डिवाइडेड लाइक दिस। जो 3 लीटर है, ये जो है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी। और 500 ml is the one which is actually exchanging every time, and another 1000 millimeter is आपका ये जो आप अंदर रोक सकते हैं। और 1200 मिलीलीटर जो है ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। अगर ये नहीं, इतनी एयर नहीं होगी आपके लंग्स के अंदर तो लंग्स कोलैप्स होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप एक ब्रेथ में 500 ml को बढ़ा करके आप डेफिनेटली मतलब 500 ml यहाँ से ले सकते हैं और 2000 ml यहाँ से ले सकते हैं। तो रफली आप जो है करीब 3.5 लीटर तक एक ब्रेथ के अंदर 500 ml के बदले 3-3.5 लीटर तक आप एक अपना ब्रेथ का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो इसके तो मेजरिंग करने के इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, स्पायरोमीटर हैं। एक शायद मेरे पास रखा भी हुआ है यहाँ पे। एक तो ये वाला आता है जो आपने देखा होगा कोविड के टाइम में बहुत प्रचलित था, कि आप एक बॉल उठाओ, 2 बॉल उठाओ, 3 बार उठाओ, उसको होल्ड करो। तो वो है मेरे पास। ये शब्द देखा हुआ होगा आपने सब लोगों ने। और एक इसके बाद ये दूसरे वाला है। इसके अंदर आप एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि कितना आपने इनहेल किया, कितना आपने एक्सहेल किया। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसके जैसे आपकी स्पायरोमीटर की जो कर्व है, लंग्स की जो लंग्स के अंदर जो आपका मूवमेंट ऑफ द एयर है, वो जैसे जब आप इनहेल शुरू करते हैं तो 2.5 2.4 लीटर और फिर 2.9 लीटर तक जाती है। फिर उसके बाद धीरे से कम हुई, फिर आपकी ऊपर गई, फिर आपकी कम हुई, फिर ऊपर गई, फिर कम हुई, फिर ऊपर। लाइक दैट इट हैपेंस। बट जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में ये रेजिडुअल वैल्यू है, जितना तो डेफिनेटली आप लंग के अंदर हमेशा रहेगी इतनी एयर। और ये आपका जो टाइडल वॉल्यूम है जो 0.5 लीटर है, और ये जो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व है और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व है। तो ये आप जब जैसे ही आप एक लंबा सांस लेते हैं देन यू आर मूविंग अप लाइक दिस, और जैसे ही आप लंबा सांस छोड़ेंगे तो देन यू आर गोइंग अप हियर। और फिर उसके बाद आप कंटिन्यूअसली ऐसे लंबे सांस लेते रहेंगे तो आपकी कर्व ऐसे होती रहेगी। अदरवाइज खाली एक कर्व जो है इस तरह से होगी। तो अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ तक पहुंचेंगे, और ये नीचे भी बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। तो 0.5 लीटर से बढ़ा करके 2 लीटर, 2.5 लीटर करना हर एक के लिए संभव। तो अब मान लीजिए लेट अस कंपेयर दिस विद ए रनिंग एक्सरसाइज। आप जैसे ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, आपने रनिंग शुरू करी तो क्या होता है, आपका लंबा ब्रेथ होना शुरू होगा, लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी या बढ़ेगी? अनिल जी। घटेगी घटेगी। घटेगी। तो 15 के बदले कितना लेंगे आप? अभी जैसे नॉर्मल में आप 15 ब्रेथ पर मिनट ले रहे थे, तो अभी आप कितनी ब्रेथ लेंगे एक मिनट में? 10 जैसे 12। आप दौड़ लगाना शुरू करेंगे तो 15 से बढ़ के 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप दौड़ लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
तो आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जो सेकंड लेवल ऑफ ब्रीदिंग है, उसको क्या होगा फिर? जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर लंग्स के अंदर एयर जो है वो ब्लड में जानी है, उसमें से ऑक्सीजन निकलनी है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी है। So that process will start becoming inefficient. Although the more air is coming, but that process of exchange will become inefficient. क्योंकि there is not enough time. जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए टाइम चाहिए। तो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे रनिंग और समथिंग सिमिलर एक्सरसाइजेस, then a time comes when we go into hyperventilation. That means, although we may be like we are unable to breathe. A time comes when we are unable to breathe. So that stage is hyperventilation. And that stage could happen also because of the mind stress. तो एक इंसिडेंट हुआ कोविड के टाइम में। एक एनयूएस के प्रोफेसर वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने क्लास ली, पूरी क्लास खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि भाई हाउ वाज इट, एनी क्वेश्चन और अदर थिंग। तो नो रिस्पॉन्स। तो फिर किसी ने चैट के अंदर लिखा, सर यू वर ऑन म्यूट फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, therefore we could not hear anything from you. And that professor, because it was a like a official lecture being recorded and it will go into the NUS record, so he went into hyperventilation instantaneously. For next 30, 40, 50 seconds, he could not speak. तब उन्होंने वो अपने आप को कंपोज किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आई विल रिपीट द होल क्लास. So that is the stage of hyperventilation when you are unable to breathe at all. तो जो एक्सरसाइज का प्रोसेस है, that actually tires us out because of this reason. And generally there is a recovery time. जब इसके बाद आप के फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप रेस्ट मोड में आते हैं तो देन यू रिकवर. एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी टाइम, जो नॉर्मल पर्सन का रिकवरी टाइम इज लॉन्गर, बट जो एथलीट्स होते हैं उनका रिकवरी टाइम इज वेरी फास्ट. एंड देयरफॉर ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, विच जितने भी कोच हैं वो ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं उसको, और ब्रीदिंग कराते हैं सबसे. जैसे आपके जो क्रिकेट के कोच हैं, मैं एक को जानता हूँ, तो ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ब्रीदिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत करा. ऐसे ही जो संगीत के कोच हैं वो भी ब्रीदिंग के ऊपर बहुत उनका तवज्जो रहता है और वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराते हैं. तो अगर हमें अब प्राणायाम को इवेल्युएट करना है तो रेस्पिरेशन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट रेट, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, volume of carbon dioxide expelled, and the effect on blood pressure, and whether that will lead to a hyperventilation condition or not. तो ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर हम इनको अपने जो भी प्राणायाम करते हैं उसके हिसाब से हम लगाएंगे, then we will know. And during pranayam and immediately after pranayam, after 2 hours later. So effect of pranayam on these parameters will be there 2 hours later also. और once अगर एक बार हम रेगुलरली जब प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो ये 2 hours later वाला becomes like it, हमारा जो पूरा जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट लेके आता. तो जो ऑक्सीजन हम एयर जो इनहेल करते हैं उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है.
और 16 जो एक्सेल करते हैं उसके अंदर 16% रह जाएगी। तो 5% ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई उसकी। कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में 0.4% से बढ़ के 4% हो गया। वेराज नाइट्रोजन की जो वो परसेंटेज है वो मोर और लेस सेम रहेगी, और वाटर वेपर शुरू में कम ज्यादा होंगे, बाद में सैचुरेटेड कंडीशन में आएंगे। तो अगर हम जैसे फास्ट ब्रीदिंग होगी तो क्या होगा कि हमारा जो इनहेलेशन प्रोसेस में 21% होगा, और एक्सेलेशन प्रोसेस के अंदर 16% के बदले 18, 19, 20% तक होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं होगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज उतनी इंक्रीज नहीं होगी एक फास्ट ब्रीदिंग टाइप ऑफ टेक्निक में। एक स्लो ब्रीदिंग के अंदर वी विल हैव दीज पैरामीटर्स मच मोर इफेक्टिव। तो जैसे कुछ डाटा है रनिंग के केस में, एक्सरसाइज रेस्पिरेशन रेट ये 46, 37, heart rate will also go up. So exercise type of different types of exercise के अंदर we will see that the respiration rate has gone up and the heart rate has also gone. On the other hand, in the pranayam, what will happen? जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? हमारा रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, ब्रीदिंग रेट, and what happens to our heart rate? Does our heart rate goes up? हार्ट रेट का मतलब पल्स। अनिल जी, Yeah, but heart rate का मतलब pulse, that's correct. And what is the comment you want? so does the pulse goes up when we are doing Anulom Vilom? May not. I'll say that if you are doing it correctly, pulse rate should not go up. Pulse rate should not go up, right? Yeah, if you are doing it correctly, that is what it is. The people, I mean, you see, some of the other समझ में नहीं आता है लोगों को। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम बताते भी हैं कि सांस की आवाज आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। That means you are doing it correctly. अगर आप करेक्टली कर रहे हैं तो पल्स रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए। That's what I feel. Actually, pulse rate will come down. मतलब I remember, हाँ, 6-7 years ago, I was, was to consult a doctor, and डॉक्टर भी स्टेबिलिटी आ जाती है उसमें। तो नर्स ने मेरा ब्लड प्रेशर लिया। जी। तो आई थिंक दैट टाइम द ब्लड प्रेशर वाज 160 ऊपर का था एंड 95, 100 के करीब नीचे का। तो उन्होंने कहा कि अभी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। मैंने कहा आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा। जी। तो मैंने 5 मिनट फिर अनुलोम विलोम किया वहीं पे बैठ करके। मैंने कहा आप दोबारा मेजर कीजिए। जी। तो जब उन्होंने दोबारा मेजर किया तो इट वाज 140 एंड 90 That's right. स्टेबिलिटी आती है उसमें, there is no doubt about it. अनुलोम एंड विलोम एक्चुअली योर पल्स रेट विल ड्रॉप। इसीलिए सिखलाई भी है। I mean, अगर पढ़ें इन डिटेल तो ये है कि if somebody has got the heart problem, Anulom Vilom is the best to do. And if you can do it in the morning and the evening, at least twice for about 10 minutes each, I think the heart problem is controlled. करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके जो फिजिकल पैरामीटर आप उनको मेजर करना शुरू कीजिए। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने अगर आप एक अनुलोम विलोम की साइकिल को ये मानते हैं कि एक इनहेल, एक एक्सहेल, एक इनहेल, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुंभक लगाया, फिर आपने एक्सहेल किया, फिर कुंभक लगाया, फिर आपने इनहेल किया। That's right.
तो एक साइकिल आप देखेंगे कि आप शुरू में मान लीजिए 30 सेकंड में एक साइकिल कर रहे हैं, धीरे धीरे आप 40 सेकंड में कर पाएंगे, फिर 50 सेकंड में कर पाएंगे, फिर आप थोड़ा जी सा प्रयत्न करेंगे तो आपकी एक साइकिल 1 मिनट तक पहुंच जाएगी। जी जी जी। तो जब आपकी एक साइकिल 1 मिनट तक पहुंच गई तो आप ये हम्म, देखेंगे कि आप मतलब 10 मिनट के अंदर, इसका मतलब 20 ही ब्रीदिंग हुई आपकी। जी। सो जैसे अनुलोम विलोम में योर रेस्पिरेशन रेट विल बिकम लो। तो लो का मतलब जो आपका 15 से है, 15 से इट विल कम डाउन टू लाइक 2 और 3 और 4। योर और अपने आप आजकल तो बहुत सारे मीटर आते हैं, वो मीटर लगा लीजिएगा, जैसे वो ऑक्सोमीटर आता है उसको लगा लीजिएगा और आपको इमीडिएटली पल्स रेट पता लग जाएगा, काउंट भी नहीं करने की जरूरत। एंड व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज्ड? वॉल्यूम ऑफ इनटेक। वॉल्यूम ऑफ इनटेक ऑफ एयर, increase. इट विल इंक्रीज। इट शुड इंक्रीज। इट विल इंक्रीज। कि अगर या आप नॉर्मल केस में, जैसे आपने 1 मिनट में 15 ब्रेथ लिए तो भी केवल 0.45 लीटर ही हुआ, क्योंकि एक ब्रेथ में आप केवल आधा लीटर ले रहे थे। डॉक्टर साहब, जब सांस नॉर्मली लेते हैं तो नॉर्मल में होता यह है कि जो कंजम्पशन होती है सांस की बहुत कम होती है। हम्म। वेरज अनुलोम विलोम में जब पूरी सांस लेता है और जब रोकते हैं उसको आप, तो पूरी सांस कंज्यूम हो जाती है। दैट मीन्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस, पहली बात तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जी। वॉल्यूम तो आपका रनिंग में भी इंक्रीज होता है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट इज कि उसमें से जो ऑक्सीजन निकलना है, जी वो जी। रनिंग के अंदर ऑक्सीजन निकलना कम होगा और आपका हाँ। अनुलोम विलोम में ऑक्सीजन निकलना ज्यादा होगा। जी जी। अब आप देखिए कि अगर आपने मान लीजिए एक ब्रेथ के अंदर, नहीं नहीं, ऑक्सीजन निकलना कम नहीं होगा। मतलब हाँ हाँ। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होना, मतलब आपका जो ऑस्मोसिस का एब्जॉर्ब प्रोसेस है। एब्जॉर्ब मैक्सिमम होगा। जो जब एक्सेल करते हैं तो अनुलोम विलोम में ऑक्सीजन जो निकलता है दैट इज विद द लीस्ट, कम से कम। बिकॉज जो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो पूरा कंज्यूम हो गया है इन अनुलोम विलोम। अगर करेक्ट। उसी को जल्दी जल्दी जब करते हैं तो इसका मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन इज कंज्यूम, बाकी तो निकल ही जाता है। हाँ, तो जैसे अगर आपकी इन्हें जो एयर थी 21% वॉल्यूम वाली एयर थी, तो उसमें से जी जो आपकी जो एक्सेल हो रही है उसके जी अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो उतना कम नहीं हुआ और आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हुई, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकली। तो जब हम स्लो इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद हम कुंभक लगाते हैं, तो जब कुंभक लगाते हैं तो उस समय पूरा के पूरा ऑक्सीजन जो जितना उसमें आपने एयर एब्जॉर्ब किया अपने लंग्स के अंदर, तो पूरी ही उसकी ऑक्सीजन आप अपने आप यूटिलाइज कर पाते हाँ, हैं। कंज्यूम हो गया। फिर उसके बाद जब आपने स्लो एक्सेल किया तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी शुरू हुई है आपकी, और उसके परफेक्ट, बाद उस बिल्कुल। प्रोसेस से, फिर उसके बाद जब आपने उसके बाद बाहर का कुंभक लगाया तो पूरे के पूरे आपके कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा आपका यूटिलाइजेशन पूरा हो गया। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात कि जो एल्वुलाइज हैं वो 700 मिलियन है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जिसे ऑटोमेटिक ब्रीदिंग आई वुड से, तो उसके अंदर केवल 15% एल्वुलाइज काम में आते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, मतलब उसके कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं, तो फिर नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ एल्वुलाइज इन एक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि आपके पूरे लंग्स, पूरे के पूरे चेस्ट जो है पूरे के पूरे फूल रहे हैं। तो 15% से 30%, 40%, 50% तक आपके एल्वुलाइज पहुंच जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रैक्टिस। तो एल्वुलाइज की हेल्थ, क्योंकि एल्वुलाइज बाकी तो पैसिव ही पड़े रहे, तो 700 मिलियन में से तो जो नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन है उसके अंदर केवल 15% एफिशिएंसी से काम हो रहा है। और जब प्राणायाम हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम जब करेंगे, तो उनमें डिफरेंट इफेक्ट आएगा, और उसके बाद वो एल्वुलाइज काम में आएंगे चाहे आपने 10 ही मिनट किया है प्राणायाम।
बट 10 मिनट के लिए आपने सारे अपने एल्वुलाइज को, मतलब मच हायर परसेंटेज ऑफ एल्वुलाइज को आपने एनर्जाइज कर दिया। तो इससे आपके लंग्स हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड इज हाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्शन इज ऑल्सो हाई, एंड ब्लड प्रेशर, it has a tendency to lower the blood pressure. एंड हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपका एक्चुअली ब्रीदिंग रेट स्लो हो रहा है। जबकि एक्सरसाइज के अंदर लोग कोलैप्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हाइपरवेंटिलेशन अगर लंबे समय के लिए चलता है तो उसके अंदर वो रिस्क रहता है। लेकिन हम प्राणायाम के अंदर एक्चुअली इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। एक मिनट जरा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम के हैं। तो जैसे अनुलोम विलोम के लिए ये है, respiration rate becomes low, heart rate also becomes low, volume of air high, volume of oxygen absorbed is also very high, volume of carbon dioxide expelled is very high, blood pressure is lower. Then let's look at Udgit pranayam. I think the effect is similar because we have a long, the ओम का जो वो है वो लंबा होता है, तो सिमिलर इफेक्ट इज देयर। इसीलिए ओम के उच्चारण से भी ब्लड प्रेशर आपका, और आप सब लोग करवाते हैं ये सब चीजें, मतलब बाद में भी एंड ऑफ द सेशन के अंदर आप जो है ओम का उच्चारण करवाते हैं। ऐसे भ्रामरी के अंदर तो डेफिनेटली ये सारी चीजें, और साथ में हमिंग साउंड की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड भी, उसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा आता है। भ्रामरी का जो प्राणायाम है इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का इफेक्ट बिकॉज ऑफ द हमिंग साउंड इज अनदर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। नास्तिका के अंदर आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों फोर्सफुल करते हैं, तो उसके अंदर आपका जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट एक्चुअली भास्तिका के अंदर भी रफली वही रहता है जो नॉर्मल का रहता है। हाई नहीं होगा, क्योंकि जब आप पूरा फोर्सफुल करेंगे तो 15 ब्रेथ से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और हार्ट हार्ट रेट थोड़ा बढ़ सकता है, मॉडरेट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज विल बी वेरी वेरी हाई। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, दोनों चीज़ें जो है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल्शन, और ये दोनों हाई रहेंगे। और ब्लड प्रेशर का लेवल मॉडरेट रहेगा, इट में नॉट कम डाउन, इट में मार्जिनली गो अप, एंड गोइंग मार्जिनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे कि उसके अगेन 15-20 मिनट के बाद इट विल अगेन कम डाउन टू नॉर्मल। एंड कपाल भाती, नाउ कपाल भाती इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्राणायाम। एंड कपालभाति में क्या है कि फोर्सफुल एक्सेलेशन के ऊपर ही हमारा होता है कि वी आर रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। So it's basically a purifying pranayam where it is purifying our body by releasing the maximum amount of carbon dioxide. तो कपालभाति का जो इफेक्ट है वो हमारे सिस्टम को चेंज करता है। सिस्टम को चेंज करता है इन द सेंस कि हमारा जो नॉर्मल ऑटोमेटिक ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो 15 से घट के 14 पे आ जाएगा। बिकॉज जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम प्राणायाम मतलब सांस लेते हैं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो इसी तरह से माइंड के अंदर स्विच एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से हमें इनहेलेशन करना पड़ता है। तो बिकॉज द
level of carbon dioxide is lower in the blood, therefore the need for breathing reduces. So that is the effect of Kapalbhati pranayama. So here now I will take a pause. Maybe you may have some questions now, and I would like to address those questions. So let me just stop share for the time being. जी प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते वर्मा जी। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ऑक्सीजन चैम्बर जो आप लगा लेते हैं, बहुत से लोगों ने लगाया और डॉक्टरों ने, उसका क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी में? मतलब आपका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो जैसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन चैम्बर लगा लिया। पहली बात तो ऑक्सीजन चैम्बर में आपके हिसाब से कितने % ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, एयर के अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है? I just don't know whether they are giving pure oxygen or some mixed air within it. That will be absorbed by our body, skin of our body. हाँ डॉक्टर साहब प्योर ऑक्सीजन तो कभी नहीं हो सकती है। प्योर ऑक्सीजन तो फिर नहीं दे वेरी सकते। I किलिंग। just don't know which combination they have. तो प्योर ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो आई थिंक इट विल नॉट बी एब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी एंड देयर विल बी ऑक्सीडेशन। सो क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है ऑक्सीजन चैम्बर लगा लेते हैं थेरेपी के लिए? ऑक्सीजन रिच, इट इज ऑक्सीजन रिच एयर and it is of the order of about 28 to 30%. That we can get under the tree of people और near the तुलसी के पौधे के पास भी बैठे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हाँ तो नेचुरल ऑक्सीजन चैम्बर की तरह से ही काम करेगा अगर आप पीपल पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे तो इसीलिए पहले आप अपनी संस्कृति के अंदर देखें ना, पीपल के और नीम के पेड़ जगह जगह लगाए जाते थे। हाँ लगाए जाते हैं जी। पीपल के पेड़ के लिए तो कहा जाता था वहां पे मत जाना, रात को भूत होते हैं। इट इज वाज सेइंग अर्लियर डेज because to keep them away from the people so that they may not inhale the pure oxygen. क्योंकि पीपल का पेड़ ही ऐसा है जो रात को भी ऑक्सीजन आपको देता। जी जी। बाकी पेड़ रात को आपका जो नॉर्मल उनका जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है वो तो बेसिकली अभी साइंटिफिकली आर एवरीवन कन्विंस्ड कि प्राणायाम इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ साइंटिफिकली नाउ। और जैसे अनिल जी ने भी पहले कहा था, आप 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट शाम को कर लीजिए। और अगर किसी को और अगर किसी को कोई चीज अपना डिसऑर्डर रिवर्स करना है तो उसको फिर जो है 10 मिनट सुबह करना पड़ेगा, 10 मिनट दिन में करना पड़ेगा, 10 मिनट शाम को करना पड़ेगा, 10 मिनट रात को करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जिन जिन साधकों ने अपनी डायबिटीज के ऊपर वर्क किया उन्होंने धीरे धीरे अपने जो प्राणायाम हैं वो 5 बार करने लगे। 10 to 15 मिनट्स का सेशन 5 टाइम्स ए डे। डॉक्टर साहब कोई एनिमल भी है जो कि ऑक्सीजन ही इनहेल करता है और एक्सहेल भी ऑक्सीजन ही करता है? सर ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री तो ऑक्सीजन और फूड बनाने की फैक्ट्री नेचर में तो प्लांट ही है। प्लांट है। आई थिंक देयर सम एनिमल आल्सो जो एक्सहेल भी करता है तो ऑक्सीजन ही होता है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं वो फिर आपके इसके बाद मैं चैट वगैरह में जाकर के देखूंगा। हाँ जरूर। हाँ ये कहीं है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट इज काउ एंड नो अदर एनिमल मोस्ट प्रोबेबली। आई मे बी रॉन्ग। क्योंकि काउ जो है वो प्लांट ही होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के टाइम में। करेक्ट। प्लांट की साइकिल जो हमारी साइकिल है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट की साइकिल फोटोसिंथेसिस से जो डायबिटीज की वर्कशॉप है उसके अंदर तो मैं वो डायग्राम बनी हुई है
डायबिटीज की स्लाइड्स के अंदर, कि वो एनर्जी लेते हैं सन से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और हम ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन उसके साथ कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो सर जो सृष्टि, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सैल्मन मछली होती है, फिश होती है, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि वो जो है ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं रहती है। वो ऑक्सीजन लेती भी कम है और छोड़ती भी कम है, मतलब वो ऑक्सीजन पर निर्भर ही नहीं है, एक फिश है। लेकिन सारे प्राणी जो है ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। हाँ दीप जी, अगर मैं चेक करूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कोई मछली है तो हो सकता है वो कम ऑक्सीजन लेती होगी और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती होगी। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन जो है वो वैसे रिलीज ऑक्सीजन कर लेती है, और लेकिन छोड़ते वक्त तो उसका पता नहीं चलता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही है। तो ऑक्सीजन तो लेगी वो, क्योंकि जो उनके रेस्पिरेशन का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन तो लेते हैं। है। ये पौधे होते हैं ना, शैवाल, जो पानी में जो होते हैं, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनमें हम्म। फोटोसिंथेसिस जो चीजें होती हैं, उनमें लगता है कि हाँ। दीप जी आप म्यूट हो गए। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन छोड़ना मुख्यतः पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया का ही कार्य है, जो कार्य करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट। ऑक्सीजन तो जरूरी है सभी का। तो लेकिन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम प्राणायाम का महत्व समझें और प्राणायाम को इम्पोर्टेंस दें उस हिसाब से कि हम एंड अनुलोम विलोम, उद्गीत, भ्रामरी, कपालभाति, ये बेसिक जो प्राणायाम है, ये काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल हैं और हमें 10 से 15 मिनट इनको रोज करना चाहिए। और प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, और अगर हम करेक्टिव हेल्थ के लिए जा रहे हैं तो इसको फिर हमें ज़्यादा करना है। तो जैसे बाबा रामदेव वगैरह तो कहते हैं, अगर आप कैंसर वगैरह से पीड़ित हैं तो अगर आप मान लीजिए 4 घंटे प्राणायाम करेंगे तो आप अपने कैंसर को भी आप जो है उसके साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बस अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेरिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च बहुत लिमिटेड है। एक्चुअली मैं भी चाह रहा था कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो आपका ब्रीदिंग रेट, अमाउंट ऑफ एयर कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, और जो आपने एयर ली उसमें से कितने परसेंटेज ऑक्सीजन थी और कितने परसेंट जो आपने एयर एक्सपेल की उसके अंदर फिर कितने परसेंट ऑक्सीजन रह गई और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं और वो आप तुरंत आप बॉडी पे लगा सकते हैं, तो फिर आप देख पाएंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से साइंटिफिकली कि आपकी जो बॉडी की हेल्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। है। तो लिमिटेड सर, वे में स्पायरोमीटर वगैरह हैं, और लेकिन अभी मतलब ऐसे मेरे मन में था, 1-2 बार मैंने बात भी की लोगों से, लेकिन कुछ आगे ज़्यादा उसमें बात बनी नहीं। लेकिन अगर इस तरह का कोई रिसर्च करके हम इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो फिर योगा साइंस के लिए दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी वेरी हेल्पफुल। कंचन ने हैंड रेज किया हुआ है। कंचन, आप क्वेश्चन करिए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते। मुझे ये पूछना था, हाँ। जैसे हमारा अगर बीपी जैसे हमारा बीपी ठीक आ रहा हो लेकिन पल्स रेट अगर किसी की ज्यादा आ रही हो, तो हम्म। उसके लिए क्या करें? मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? ये हार्ट रेट और पल्स रेट सेम ही है जो हम हाथ में देखते हैं, तो ये पल्स रेट के लिए क्या करें उसको नॉर्मल करने के लिए? आपकी पल्स रेट कितनी आ रही है? पल्स रेट, बीपी ठीक रहता है लेकिन पल्स रेट 100, 105, 110 कभी ऐसे भी आ जाती थी पहले जब पीछे, तो हम्म। इतनी आ जाती है। तो कहते हैं कि पल्स रेट 82 के करीब ही आनी चाहिए, हाँ, मतलब 72, 82। 70-80 तो के करीब, 70-90। हाँ जी, हाँ जी, 90।
तो ये 90 से ऊपर भी चली जाती है, मतलब वैसे 88 नॉर्मली मेरी आ जाती है, पर जैसे 90 आ गई। अब इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करें, मतलब बीपी ठीक रहता है? तो वैसे तो अगर बीपी ठीक रहता है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप अनुलोम विलोम कीजिए। आप सुबह शाम बिल्कुल नित्य मान करके आप ये समझिए आपको आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है। सबसे आसान प्राणायाम है, और पूरे आप उसको जो है मेजर करके कीजिए कि आप 10 साइकिल कितनी देर में कर। जैसे शुरू में आपने कहा कि 10 ब्रेथ ली, आपको 3 मिनट में आपने 10 ब्रेथ ले ली। फिर आप थोड़े दो आप एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि 10 ब्रेथ लेने में आपको 4 मिनट लगे। फिर आपको देखेंगे कि 10 ब्रेथ लेने में 5 मिनट लगे। और फिर उसके तुरंत बाद आप अपना जो है पल्स रेट मेजर कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। और दूसरा इफेक्टिव प्राणायाम इसके लिए होगा भ्रामरी, जिससे वो गुंजन होता है अंदर। थैंक यू सर। मेरा भी क्वेश्चन है। हम लोग कहते हैं कि आप अधिकतर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, कि मतलब यदि हम सांसों पर अवेयर रह करके हमें पता रहेगा कि मुझे यदि कितना मैं सांस लेता हूँ, तो क्या सांसों पर अवेयर रहते वक्त हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है या नॉर्मल रहेगा? अगर आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं और उसको अवेयरनेस के साथ कर पा रहे हैं, तो जब विपासना का जो वो है 10 दिन का जो शिविर लगता है, उसके पहले 4 दिन के अंदर, 10 दिन में से पहले 4 दिन वो यही कराते हैं आपको। केवल आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। आप नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, मान लीजिए सांस आपकी आ रही है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि सांस कहाँ आ रही है, कहाँ से एयर एयर जो है आ रही है, कहाँ टकरा रही है। और जब आप एक्सेल करेंगे तो सांस कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है। और जब आप इनहेल करेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, और जो एक्सहेल करेंगे उसका बॉडी टेम्परेचर। तो अगर लेकिन हम अवेयर लेकिन हम अवेयरनेस के लिए जब हम बात करते हैं, सांस पर जाते हैं, तो हम ये देखने लग जाते हैं कि मतलब मैंने सांस को धीरे धीरे लेना है, तो वो नेचुरल नहीं हो पाता है। तो हाँ, तो वो उसके लिए नेचुरल नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रैक्टिस हमें ये करनी है कि हम बगैर प्राणायाम करे सांस की अवेयरनेस करें। प्राणायाम करके तो अवेयरनेस हो ही जाएगी, क्योंकि जब आपने सांस को लिया है, थोड़ा लंबा लिया है, तो आप अवेयरनेस से लेंगे। लेकिन अगर हम नेचुरल ब्रेथ को अपनी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उससे जो है वो एक किस्म से दैट विल बी लाइक ए बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन प्रोसेस ऑफ भगवान बुद्ध वाला जो मेडिटेशन प्रोसेस है उसका बिगिनिंग। डॉक्टर अलका प्रकाश जी भी काफ़ी प्राणायाम के बारे में बताती है। मैंने दो चार लेक्चर उनके भी सुने हैं। जो मेंटल जो स्ट्रेस है, और जो जैसे अभी आजकल होता है कि बहुत सारे लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ जैसे उनको एकदम से जर्क जैसे आने लग जाते हैं माइंड में। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कहें कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, तो ये कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं नहीं, मैं तो माइंड से रिलेटेड? बिल्कुल सही मानता हूँ। तो मैंने 2 बार विपासना विपासना का 10-10 दिन का किया। हालांकि फिर अभी भी मेरा अवेयरनेस लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन डेफिनेटली जब मैंने दूसरी बार विपासना के सेशन में किया, 10 दिन वाले सेशन के अंदर, तो पहले पहले बार से बहुत बेटर था। तो आई कुड एबल टू एक्सपीरियंस वाइब्रेशन से, मतलब सेल लेवल तक कुछ कुछ थोड़ा महसूस कर पाया था उसको। थैंक यू सर। किसी का कोई और क्वेश्चन है? हमने आपका 1 घंटे से ऊपर का जी, टाइम ले लिया। प्रेम जी, एक जी सर। प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा।
देयर इज वन पर्सन, विम हाफ उसका नाम है, और उसकी एक सेपरेट अलग तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। किसकी? और उसके बारे, विम हाफ डच पर्सन है कोई वर्ल्ड में। अच्छा तो अच्छा। वो ही इज टेकिंग 30 ब्रीथ वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, इनहेल एंड एक्सहेलेशन। हम्म He could stand -30 degree temperature for a longer time, हम्म and he could climb the Everest by हम्म wearing t-shirt and a short. He हम्म says this is not a miracle. This is energy being generated in my body like that, so I cannot feel the coolness of the ice. How it is so? He is live. He is live in the country, in the world, and giving session to the people for fast breathing. नहीं देखिए सर, जैसे मान लीजिए हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति भी फास्ट ब्रीदिंग है। आप कपालभाति में मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर मैंने 40-50 ब्रेथ तो ले ही लेते हैं आप, राइट? तो कपालभाति का क्या है कि बिकॉज यू आर टारगेटिंग ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो सेंटर है जो आपको ब्रेथ लेने के लिए करता है, तो वो आपको फिर महसूस होना उसके ऊपर जाकर के इन्फ्लुएंस करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसका जो माइक्रोपोंडिया है, जो कि एनर्जी जेनेटिक सेंटर्स है, वर्मा दे जी, ये बिकम क्वेश्चन मैं तो ज्यादा इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। अलका जी जब सेशन लेंगी वो तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे, कोई क्योंकि बात नहीं सर। हाँ, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम नॉट अनुलोम विलोम बायोलॉजी, में बायोलॉजी बैकग्राउंड। अनुलोम सर, मैं अनुलोम विलोम में हाँ हमेशा गायत्री मंत्र का उपयोग करता हूँ। जब अपन सांस को लेते हैं तब पूरा गायत्री मंत्र, रोकते हैं तब गायत्री मंत्र, और छोड़ते हैं तब गायत्री मंत्र। तो उसमें मेरा ख्याल से 1 मिनट तो हो ही जाता होगा, मेरा अंदाज है। क्योंकि बिल्कुल स्लो स्लो, ऐसा नहीं कि फास्ट गायत्री मंत्र बोले अपन। हाँ तो इतना मेरा ये अनुभव है, इसका कर रहा हूँ मैं। तो डायबिटीज जो है मेरे को हो गई थी, मेरी हाँ डायबिटीज तो पूर्णतः ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत एक्सरसाइज पूरी करता हूँ, लेकिन अनुलोम विलोम में विशेष इसका ध्यान रखता हूँ कि उसकी टाइमिंग जरा बढ़ी हुई रहे। एग्जैक्टली exactly, मैं डायबिटीज का। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सभी साथियों से यही कह रहा हूँ मैं कि आप अनुलोम विलोम में अपने टाइम मेजर करने शुरू कीजिए। अनुलोम विलोम में आप अपने टाइम मेजर करने शुरू कीजिए कि आप जो है आप ये निश्चित कीजिए कि आप जैसे 10 साइकिल है, 10 साइकिल ही करेंगे और ये देखिए कितने कितने मिनट लगे। आप स्टॉप वॉच से शुरू कर लीजिए। पहले दिन कितने लगे, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन देखिएगा। तो आप सभी को उस चीज का फिर महत्व पता लगेगा। और जैसे इन्होंने अपने लिए माध्यम बनाया कि मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ। जैसे कभी कभी मैं जब योगा करता हूँ या कराता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण करता हूँ टाइमिंग के लिए, कि मन मन में कि भाई ये चीज मुझे 1 मिनट तक करानी है, तो नॉर्मली कितनी चौपाई के अंदर 1 मिनट होता है, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा करने के लिए करता हूँ। तो आप जो भी आपके पास हमारे कोई भी मंत्र उच्चारण है वो आप कोई भी ले सकते हैं। और गायत्री मंत्र तो सबसे ज्यादा अपना हमारा बेसिक और एनर्जाइजिंग मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हमारे एक और मित्र हैं जो इस पे प्राणायाम पे काफी करते रहते हैं, तो वो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं बीच में, और खास करके अनुलोम विलोम के। और 10 से 15 मिनट ही काफी है। 15 मिनट आप अनुलोम विलोम करेंगे एक सिटिंग के अंदर, ऐसे ही कपाल भाती प्राणायाम के बाद फिर उसके बाद आपको लंबा कुंभक लगाना है पूरा इफेक्ट फायदा होने के लिए। आपने वो जो योगाचार्य थे वो 108 जैसे कपाल भाती करने के बाद उसके बाद वो करीब 2 मिनट तक का कुंभक लगा पाते थे। नमस्ते, कुंभक आंतरिक लगाना है बाहरी लगाना है? पहले तो आप जब, क्योंकि आपने एक्सेल किया है तो आपका मतलब सांस लेने लेने में ही लगेगा, बाह्य ही लगेगा। सांस लेने की जैसे जरूरत नहीं। अनुलोम विलोम में हमने
नहीं, अनुलोम अनुलोम विलोम में विलोम में हमने कब, सांस हाँ भरा हाँ हाँ, अनुलोम तो विलोम की अंदर ही लग रोकेंगे, हैं। और फिर अनुलोम में बाहर भी निकालते हैं तो दोनों टाइम लगाना है ना फिर। हाँ, अनुलोम विलोम में तो दोनों टाइम लगाना। और कपालभाति में बाहर लगेगा। कपालभाति में जब पूरा कर लेंगे आप, इसीलिए कपालभाति, मान लीजिए आपने आधी माला करी, आपने मान में सोचा कि आधी माला के बाद फिर आप कुंभक लगाइए, क्योंकि बीच में तो नहीं लगा पाएंगे ना कुंभक। जी जी। हम्म। मतलब 5 मिनट करने के बाद हम कुंभक लगाएं, फिर 5 मिनट करने के बाद फिर कुंभक लगाएं, आपके कहने का मतलब ये है। 5 मिनट नहीं, चौवन चौवन तो आपकी 1 या 2 मिनट में ही हो जाएंगे कपालभाति। हाँ तो आदरणीय मैं वही समझना चाह रही थी, जैसे हम 15 मिनट का कपालभाति करते हैं तो 15 मिनट में कितनी बार कुंभक लगाना चाहिए भाई, अंदाजा। 15 मिनट की अगर आप कपालभाति करते हैं तो आप हर 2 मिनट के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, कुंभक लगाइए, रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू कीजिएगा। तो एट ए टाइम आप मतलब समझ लीजिए कि एक माला से ज्यादा मत करिए कपालभाति के। अच्छा, मैं अक्सर प्राणायाम भी कराती रहती हूँ, मैं लोगों को ये कहती हूँ, अपनी दुविधा आपके सामने रख रही हूँ कि हम्म। अगर हमने 1 मिनट 2 मिनट किया कपालभाति और उसके बाद रुक गए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मणिपुर चक्र जागृत होता है, हमारे जो अंदर गर्मी मिलती है, हमारे विजातीय द्रव निकलने को होते हैं, तो हम रोक देते हैं, तो वो फिर उसका प्रभाव नहीं होता जब तक कि 5 मिनट 7 मिनट, जैसे तवा गर्म होता है, तवे के ऊपर हमने रोटी डाली और पलटी और गैस बंद कर दी नीचे से, तो वो कच्ची रह जाती है। तो ऐसे आप ही कपालभाति 2-3 मिनट में करी और रुक गए, जितना लंबा करेंगे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हाँ, खत्म करने के बाद हम कुंभक लगा सकते हैं। हाँ, तो शांता जी जितना भी आप कर रहे हैं उसके बाद आप कुंभक लगाइए। आप 2 बार दो तरह से करके देखिएगा। एक जी बार आप 2 मिनट करके और फिर आप कुंभक लगाइएगा, फिर दोबारा शुरू जी कीजिए, फिर कुंभक लगाइएगा। दूसरी बार आप क्या 5 मिनट इकट्ठा करके फिर कुंभक लगाइए, जी। और फिर आप अपने बॉडी के अंदर वाइब्रेशन महसूस कीजिए। जी मैं सेल्फ असेसमेंट तो मैं करूंगी, पर आपके हिसाब से क्या ठीक है? मेरे हिसाब से क्योंकि आपको आप 2 मिनट के बाद कुंभक लगा करके, फिर मेरा जो अपना पर्सनल असेसमेंट है, फिर आप करके फिर कुंभक लगाइए, फिर कुंभक लगाइए। तो वो कुंभक कितनी देर का हो? वो कुंभक जितनी देर आप लगा सकते हैं, तो जो थे वो 1 से 2 मिनट तो बड़े आराम से लगता है उससे। इसका मतलब 2-2 मिनट की कपालभाति करें, 2 मिनट का कुंभक लगाएं, इसका अभ्यास करना शुरू करें। हाँ, मतलब आप उसका करना शुरू कीजिए। जितना आप ठीक है, कुंभक धन्यवाद। जितना कुंभक आप अपने कंफर्टेबली लगा सके। जी हाँ, वो प्राणायाम तो के कुंभक अंदर कंफर्टेबल। आपको जोर जबरदस्ती से नहीं करनी चाहिए प्राणायाम के। हाँ, जैसे हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी वाले, उनको तो ज्यादा देर कुंभक लगाना भी नहीं है, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार देखेंगे। नहीं, हार्ट पेशेंट जी वगैरह को तो वैसे कपालभाति वगैरह लिमिटेड ही करनी चाहिए। उनको तो अनुलोम विलोम वगैरह के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखना चाहिए। अनुलोम जी। विलोम, भ्रामरी एंड उद्गीत प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम हर एक के लिए सेफ। स्वस्थ आदमी धन्यवाद डॉक्टर 5 मिनट तक But, कंटिन्यूअस कर but सकता है, क्या कहते हैं, कपालभाति, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, और हम 5 मिनट 10 मिनट एक ही बार एक ही शॉट में करने के चक्कर में उसका बीपी बहुत बढ़ भी सकता है। हाँ, वो तो टेम्पररीली इट हाँ विल वेरी हाई। जी। but Kapalbhati is effective only at least in one go. Do at least about 100 times. If it is 5 times की बात जो कर रहे हैं, सर, after all Kapalbhati, 100 times it will take only 2 minutes, less than 2 minutes. I mean, what I have been doing since last about, I don't know, donkey years, कि मैं एक सिटिंग में कम से कम 400 तो कर ही देता हूँ, उसके बाद ही कुंभक करता हूँ। अच्छा, आई डोंट तो नो वही हाउ पांच रॉन्ग, मिनट हुआ वही 5 मिनट हुआ ना। जो भी है, whatever it is, I don't see the timing, but see, that is what I do, 400 to 500 in one sitting, and I feel that ठीक है, इंटरनल सिस्टम तो ठीक रहता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं सर आप, जगत जी? नो नॉट, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ब्लड प्रेशर बड़ा देखूं, है। बट आपने बोला है तो फिर तो मेरा ख्याल देख लिया करेंगे। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को भी मेजर कर लीजिएगा उसके साथ। नहीं, ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, दैट इज, मैं तो अपना बता दिया कि दैट इज व्हाट द प्रैक्टिस वी हैव बीन डूइंग।
मैं भी जब मतलब थोड़ा सा पहले एक इवन 1000 तक कर लिया करता था, लेकिन जब जी। उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि हाँ हाँ। वी शुड डू, मैंने कि थोड़ा आप शॉर्ट करके कुंभक लगाइए, फिर दोबारा कीजिए, फिर शॉर्ट करके, क्योंकि कुंभक के जब आप कुंभक लगा रहे होंगे उस समय एनर्जी का लेवल और बढ़ेगा आपका। नहीं, आप बिल्कुल ठीक, इट साउंड्स वेरी लॉजिकल, दैट इज व्हाट शुड बी डन, आई एग्री। तो उसी में अगर आपके मतलब आप अगर मान लीजिए 400-500 स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति के, जी तो जी इसका जी। मतलब आपने वो उसको ब्रेक करके 4 या 5 बार करके किया, बट करा कंटिन्यूअसली है, तो उसका हाँ मुझे लगता है कि आपको महसूस जरूर डेफिनेटली होगा। ठीक। स्ट्रोक का भी तो सर ऐसा है कि वो भी तो एक अंतराल है। कोई बहुत तेजी तेजी से करते हैं, मैं देखता हूँ हाँ पार्क हाँ में, कोई तो कंधे भी हाँ हिला रहे हैं और बहुत स्पीड से करते हैं, कोई आराम से कर रहे होते हैं। तो वो जो सांस इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है, तो वो डबल भी होता है। किसी का जो है करेक्ट एक करेक्ट। उसी मिनट में वो वो 2 बार कर रहे हैं, वो एक ही बार कर तेजी, रहे हैं। ये तेजी वाला तो इवन आई डोंट एडवोकेट विद वॉट एवर नॉलेज आई हैव, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई इसके बारे में हमने भी की है, बट तेजी वाला तो आई थिंक इट्स नॉट अच्छा। एडवाइजेबल। इफ इट इज इजीली डन आराम यस। से, दैट इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ तेजी वाला। तेजी वाला तो ठीक है रामदेव बाबा के लिए, बट बाकी के लिए जरा खतरनाक हो हाँ, सकता है। इसलिए इसलिए मैं हर एक आदमी को मतलब मेरी जो आपकी तरफ से मेरे जो इनपुट है, ये है हम्म। अनुलोम विलोम, भ्रामरी जी। एंड उद्गीत। हम्म। ये 3 प्राणायाम आप इनकी मात्रा जितना चाहे कर सकते हैं, जी लेकिन जी। बाकी सब चीजों की मात्रा जो है प्राणायाम की, वो अपनी सेहत को देख करके, अपनी सिचुएशन को देख के करनी चाहिए। ये राइट। इवन भास्तिका की भी और कपालभाति की भी। और कपालभाति में आप एक दूसरा भी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि आप हम्म। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, और फिर आप 2 या 3 सेकंड रुकिए, उसमें सांस मत लीजिए, सांस को अपने आप अंदर आने दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से एक्सहेल कीजिएगा। वही बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, जिसको कैवल्य कुंभक कहते हैं, वही शांति की स्थिति है। हाँ, तो उससे आप देखिएगा, मैं ऐसे करता था, 1 मिनट के अंदर ही मुझे ऐसा लगता था जैसे एकदम मन बिल्कुल शांत हो गया। शांत। तो इसे कहते हैं स्लो कपालभाति। अगर आप स्लो कपालभाति करेंगे तो उसका इफेक्ट एकदम से ऐसा लगेगा आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। सर सभी प्राणायामों के बारे में तो आपने बताया, एक उज्जयी रह गया। क्या चीज? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इज वेरी यूजफुल, क्योंकि उसके अंदर तो आप अपने थायराइड ग्लैंड को एनर्जाइज कर रहे हैं, और थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को एनर्जाइज कर रहे हैं, और हमिंग साउंड हो रही है उसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बहुत अच्छा है। तो उज्जयी प्राणायाम इज वेरी यूजफुल। किसी का कोई और क्वेश्चन? प्राणायाम से रिलेटेड बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। यदि किसी के मन में कोई दुविधा है, बिल्कुल निसंकोच होकर के यहाँ पर आप बोल सकते हैं। सारे लोग एक्सपर्ट हैं। और इसमें बस एक दो मैं स्लाइड और शेयर जी करना चाहूंगा। सर एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। हाँ, पूछिए रेणु जी। जरूर। सर ये गले के अंदर ना स्वेलिंग आई हुई है जैसे बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम है जो करना चाहिए? गला के अंदर सारी स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, और उससे कान में भी ना वैक्स इकट्ठी हो गई है जो ब्रेन तक जा रही है, तो ऐसे पेशेंट को कौन सा प्राणायाम करना है? देखिए, पहले 3 प्राणायाम जो मैंने बताए वो तो कर ही सकते हैं, हाँ जी। अनुलोम विलोम, उद्गीत एंड भ्रामरी। भ्रामरी। हम्म। इसके लिए अगर वो कंफर्टेबल हैं उज्जयी प्राणायाम करने के लिए, तो उज्जयी कर सकते हैं। बाकी स्वेलिंग का कारण क्या है, इन्फ्लेमेशन है क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी है, तो लेकिन इसलिए। कान में यदि प्रॉब्लम हो तो मेरे ख्याल से भ्रामरी भी रोकना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए तो अगर पहले बात तो टेस्ट वगैरह करा करके पहले ये पता कीजिए कारण क्या जी सर, धन्यवाद सर। है।
जी सर, आप कह रहे थे कोई स्लाइड आप शेयर कर हाँ, रहे हैं। एक दो स्लाइड मुझे और मैं शेयर करना चाह रहा था, तो लेट मी जस्ट शेयर। बस ये एक स्लाइड मैं लास्ट स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने फिजिकल हेल्थ का अच्छी तरह से साइंटिफिक एस्पेक्ट समझे हैं, लेकिन प्राणायाम का महत्व जो है मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेन हेल्थ और माइंड हेल्थ, क्योंकि हमारा जो सोचने के तरीके हैं वो बदलते हैं, एंड हेल्थ ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। एंड फिर उसके बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए प्राणायाम इज वेरी यूजफुल। तो इसमें थोड़ा सा आगे मैं जाता हूँ अभी आपको, क्योंकि समय लिमिटेड है। ये जनरली हम ये 10 प्राणायाम हैं इसमें लिखे हुए, जो ये स्पेलिंग थोड़े गलत है कपालभाति के। उद्गीत, भ्रामरी, भस्त्रिका, अग्निसार, करण भेदी, उज्जयी, परिंग एंड लाफ्टर। किसी को फोटो लेनी है तो जरूर ले लीजिएगा। हाँ, ये पतंजलि योगा सूत्र जो है प्राणायाम के बारे में, इनके 5 सूत्र हैं। तो प्राणायाम का जो आखिरी सूत्र है उसमें ये हाँ, जब आप प्राणायाम, ये है धारणा सुच योग्यता मनसः। जब आपका मन प्राणायाम में स्थित हो जाता है, then that mind is now competent to hold on to dharana for further journey। ये 53rd सूत्र है पतंजलि योगा सूत्र का, विच इज द 5th सूत्र रिलेटिंग टू प्राणायाम। कि जब आपका मन प्राणायाम में परफेक्शन पा लेता है, और उससे पहले है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, द वेल कवरिंग द इनसाइड लाइट क्लियर्ड स्लोली। मतलब वो जो वेल है, जो पर्दा हमारा है हमारी इनसाइड लाइट के ऊपर, वो थिन होना शुरू हो जाता है। और वो चौथी स्टेट है, चौथी एस्पेक्ट है प्राणायाम का। जब वो हम स्टेट में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन के जो प्रोसेस है वो धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ, तब हमारा माइंड इज रेडी फॉर दैट। और उससे पहले के जो सूत्र हैं वो यही हैं। The practice of holding the breath inside and outside and being aware by self where it is present and how long, and counting the frequency makes the breath long and subtle। तो 196 सूत्रा में से पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम के ऊपर ये 5 सूत्र उनके हैं। थैंक यू सर, बहुत कि सुंदर तरीके से आपने आज का प्राणायाम को हम कैसे साइंटिफिक ढंग से तो कर सकते हैं और हाँ, उसका साइंटिफिक ढंग से किस कैसे कर तरह। सकते हैं। और पहले बात तो ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जो साइंस का जो पार्ट है वो तो फिजिकल एस्पेक्ट से है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी कन्विंस्ड कि फिजिकल एस्पेक्ट से प्राणायाम का महत्व कितना है। एंड और ये भी दैट इज जरूरी है कि प्राणायाम का जो ड्यूरेशन है सबका अपना अपना फिजिकल के हिसाब से ही है। जो हाँ, प्राणायाम आपको में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम्म, आपको बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन मेजरमेंट करेंगे तो आपको अपने आप ही पता लगेगा कि आप जो पहले दिन थे और जो 15वें दिन है, उसमें आपको डिफरेंस अपने आप महसूस होगा। जी आपके पास जो मेजरमेंट का रिकॉर्ड होगा वो ही बताएगा आपको अपना डिफरेंस, और वो आपको इंस्पायर करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, मोटिवेट करेगा।
इसलिए पतंजलि जी ने कोई ये नहीं कहा कि इतनी देर करो, अंदर का कुंभक इतनी देर लगाओ, बाहर का कुंभक इतने देर लगाओ, 1 2 4 की रेशो रखो, कुछ नहीं है इसके अंदर। पतंजलि योगा सूत्र के पांचों सूत्र में कहीं नहीं है ऐसा। बस वो तो ये कह रहे हैं कि चारों एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए, आप अवेयरनेस से करो और देखो वो कहाँ पे हो रहे हैं और किस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं और क्या हो रहा है उसके। थैंक यू। समय भी हो गया। थैंक यू सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन दूर हुआ हम लोगों का। हम क्लास को समापन की ओर ले जाने से पहले एक दीर्घ ओम का उच्चारण तत्पश्चात शांति पाठ। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। यदि चश्मा लगाया है तो थोड़ी देर के लिए चश्मे को हटा दीजिए। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ लयबद्ध तरीके से शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपका मन, प्रकृति पूरी तरह से शांत हो चुकी है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों से तेजी से घर्षण करें, तेजी के साथ घर्षण करें। उससे निकले हुए ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं और धीरे धीरे अंगुलियों से सहलाते हुए अपनी आंखों को खोलें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो पहली बार आज हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो हमारी क्लास है वो 5:30 बजे से 7 बजे तक नियमित रूप से रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए हमारे ये और इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू सर। Thank you.